कहाँ से आता है उनके बारे में डिस्कस करेंगे। देखो मैं आपको एक ऑप्शन दे रही हूँ, टैक्स को छोड़ के आपके माइंड में कोई और पॉइंट आ रहा है कि जिसके थ्रू गवर्नमेंट को रिवेन्यू जनरेट हो रहा है, आपकी फाइन लगा देना, पेनल्टी लगा देना, ठीक है, जो फीस होती है, ये सभी भी क्या है आपके रिवेन्यू के सोर्सेज है। हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज सनु टिप्टान और आज हम करने वाले हैं हमारे नेक्स्ट सब्जेक्ट को स्टार्ट, जो कि है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। देखो जीएसटी का सब्जेक्ट हम स्टार्ट करने वाले हैं, जिसके अंदर सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि टैक्स क्या होता है, टैक्स स्ट्रक्चर क्या है हमारे भारत के अंदर, इंडिया के अंदर, ठीक है। देन फिर हम जीएसटी के ऊपर हम फाइनली चैप्टर्स पे पहुंचेंगे, क्योंकि मोस्ट ऑफ यूनिवर्सिटीज़ के अंदर ये जो सिलेबस है आपका जीएसटी का सिमिलर है, एक दो यूनिट आगे पीछे है, बट हाँ सिमिलर है आपका, ठीक है। तो उसके अंदर जो सबसे पहले जो टैक्स के बारे में आपको डिफाइन किया गया है कि टैक्स होता क्या है, ठीक है, उसके टाइप्स कितने हैं, उसके फीचर्स क्या है, उसके एलिमेंट्स क्या क्या है, ड्यूटी, पेनल्टी, फाइन्स, इनके बीच में, टैक्सेस के बीच में डिफरेंस क्या है, ठीक है, और टैक्स स्ट्रक्चर इंडिया के अंदर क्या है बिफोर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द जीएसटी एंड आफ्टर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द जीएसटी, ठीक है। और जीएसटी आने के बाद कौन कौन से टैक्सेस को आपस में जोड़ दिया गया था, उनके लिए कौन कौन से प्रिंसिपल हमें ध्यान रखने पड़ेंगे, ये सब बातें, ये जो टॉपिक्स मैंने अभी आपको बताए, इन सबको हम डिस्कस करेंगे। देखो यहाँ पे आपको दिखाई भी दे रहा होगा, इंट्रोडक्शन एंड मीनिंग है किसका, टैक्स का डिस्कस करेंगे, देन फीचर्स, देन टैक्स और ड्यूटी, पेनल्टी एंड फाइन्स के बीच में डिफरेंस भी देखेंगे, ठीक है, टाइप ऑफ टैक्स एंड डिफरेंस बिटवीन द डायरेक्ट टैक्स एंड देयर इज द इनडायरेक्ट टैक्सेस, tax structure in India before implementation of the GST and after implementation of the GST, principle adopted for the subsuming taxes under the GST। इन सभी टॉपिक्स को आज हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। देन उसके बाद हम जीएसटी के ओवरव्यू पे आएंगे। ओके, चलिए तो फिर एक एग्जांपल के साथ स्टार्ट करते हैं कि टैक्स स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है, क्योंकि आपको पता है मोस्ट ऑफ वीडियोस के अंदर, जो कि आपको पता भी है, देखो मैं आपको सप्लाई चेन मैनेजमेंट का, ऑडिटिंग का, ये दोनों सब्जेक्ट जो कि आपके 5th सेमेस्टर्स के हैं, ये कंप्लीट हो चुके हैं। इवन आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाके, इनकम टैक्स, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, काफ़ी सारे सब्जेक्ट हमने मोस्ट ऑफ कवर किए हुए हैं। और साथ ही साथ आप क्वेश्चन पेपर चैनल पर विजिट कर सकते हैं। आपकी यूनिवर्सिटीज़ के, वो भी डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के, आप देख पा रहे होंगे कि अलग अलग यूनिवर्सिटी, इवन अलग अलग स्ट्रीम के सभी सब्जेक्ट्स के क्वेश्चन पेपर अवेलेबल है। सो आप विजिट कीजिए और अपनी नीड के अकॉर्डिंग इनको ऑपरेट कर सकते हैं। तो दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है। बढ़ते हैं हमारे चैप्टर नंबर 1 पर, जो कि हमारा सिलेबस स्टार्ट हो रहा है जीएसटी का। इससे पहले हम डिस्कस करेंगे टैक्स क्या होता है। देखो गवर्नमेंट के पास ना पैसे, जैसे कि हमारे पास ना पैसे का रिसोर्सेज क्या है, जैसे हम बोलते हैं ना कि आपके पापा क्या काम करते हैं, आपकी मम्मा क्या काम करते हैं, ये बातें पूछते हैं ना, जिसके थ्रू जो भी वो ऑक्यूपेशन करते हैं, जो भी वो काम करते हैं, उनकी वजह से उनके पास क्या आता है, पैसा आता है। तो वो सोर्स क्या है, समझ पा रहे हो, वो स्रोत क्या है, उस सोर्सेज की बात की जा रही है। तो गवर्नमेंट को भी भाई काफ़ी सारे खर्चे करने पड़ते हैं, एक्सपेंसेस करना पड़ता है। इसी तरह से गवर्नमेंट के पास रिवेन्यू भी तो आना चाहिए ना। वो रिवेन्यू कहाँ से आता है बच्चे, वो रिवेन्यू कहाँ से आता है, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। देखो मैं आपको एक ऑप्शन दे रही हूँ, टैक्स को छोड़ के आपके माइंड में कोई और पॉइंट आ रहा है कि जिसके थ्रू गवर्नमेंट को रिवेन्यू जनरेट हो रहा है, आपके माइंड में आ रहा है, जरा सोच के देखो। टैक्स को छोड़ के बात की जा रही है, टैक्स चाहे वो डायरेक्ट है चाहे वो इनडायरेक्ट है, इसको छोड़ के सरकार के पास कौन सा ऐसा सोर्स है जिसके थ्रू उसका रिवेन्यू जनरेट होता है। ऐसे बहुत सारे सोर्सेज हैं, जैसे कि आपकी फाइन लगा देना, पेनल्टी लगा देना, ठीक है, जो फीस होती है, ये सभी भी क्या है, आपके रिवेन्यू के सोर्सेज है। इसके ऊपर मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई हुई है कि कितने % गवर्नमेंट को टैक्स से पैसा आता है, कितने % गवर्नमेंट को रिवेन्यू से पैसा आता है, कितने % गवर्नमेंट को इन सब बाकी सोर्सेज से आते हैं। देखा गया है जो टैक्स से 53% पैसा आपके पास आता है, ठीक है। तो इस पैसे को खर्च कहाँ करती है, आपके काफ़ी सारे स्ट्रक्चर्स के ऊपर, जैसे कि इन्वायरमेंटल डेवलपमेंट की बात की जा रही है, हॉस्पिटल्स बनाने की बात की जा रही है, सरकारी हॉस्पिटल हो या फिर क्या है आपके रोड बनाने की बात की जा रही है, या फिर मैं कहूँ कि आपके जो स्कूल्स है, मतलब कि आपको जितनी भी सर्विसेज दी जा रही है, सोशल वेलफेयर के अंदर जितना भी पैसा कंट्रीब्यूट करती है गवर्नमेंट, वो वहीं से तो करती है जो गवर्नमेंट को टैक्स के फॉर्म में आता है। तो कहीं ना कहीं मैं ये कहूँगी कि जो टैक्स जो है आपका, जो पब्लिक जो है,
पब्लिक जो है अपनी इनकम पे भी देते हैं, ठीक है। देखो आज के टाइम में हर चीज़ के ऊपर टैक्स लग रहा है। मैं कह रही हूँ कि मैंने ये जो पेन यूज़ कर रही हूँ मैंने इसके ऊपर भी टैक्स दिया है, ठीक है। मैंने अगर कोई सामान मंगवाया है तो मैं उसके ऊपर भी टैक्स दे रही हूँ। हर एक पर्सन आज के टाइम में टैक्स दे रहे हैं, चाहे वो कमा रहा है या फिर वो नहीं कमा रहा। जैसे कि मैं कहूँ कि आप मार्केट में जा रहे हो, आपने अगर पार्ले जी का बिस्किट खरीदा है तो आपने उसको 5 रुपये दी, तो 5 रुपये के अंदर वो पार्ले जी के बिस्किट के पैकेट के अंदर जो प्राइस है 5 रुपीज़, और आपने कभी देखा भी होगा प्राइस के साइड में नीचे ब्रैकेट में लिखा होता है ऑल टैक्सेस आर इंक्लूडेड। तो कहने का मतलब उसके अंदर सभी तरह के टैक्सेस क्या हैं, इंक्लूड होते हैं। तो एक छोटे बच्चे ने भी पार्ले जी का बिस्किट खरीदा, उसके ऊपर भी उसने क्या दिया है, टैक्स दिया है। तो कहने का मतलब आज के टाइम में सभी जो है इंसान, सभी जो हमारी पॉपुलेशन है वो क्या करती है, हम टैक्स को पे करती है, जिससे सरकार का रिवेन्यू जनरेट होता है। और उस रिवेन्यू को वो कहाँ कहाँ यूज़ करती है, देयर इज़ अ डिफरेंट सेक्टर जहाँ पे वो यूज़ करती है। देखो यहाँ पे यही लिखा हुआ है, गवर्नमेंट हैज़ टू बी परफॉर्म मैनी फंक्शन, काफ़ी सारे फंक्शंस परफॉर्म करती है। वो रूल एंड रेगुलेशन भी बनाती है, लॉ एंड ऑर्डर जिसे हम कहेंगे, ठीक है। क्योंकि कोई भी रूल जो है ऐसे नहीं बन जाता, उसको बनने में, कॉन्स्टिट्यूशन पास होने में काफ़ी टाइम लग जाता है, जिसके ऊपर पैसा भी बहुत सारा खर्च हो जाता है, ठीक है। फिर अगर बात की जाए इंफ्रास्ट्रक्चर की, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर भी बहुत सारा क्या है। अब जैसे कि सबसे बड़ा पुल बना है हमारा मुंबई के अंदर, राइट। नेक्स्ट क्या है, आपके जो भी आपका एजुकेशन सेक्टर है उसके ऊपर लगाया जाता है। हॉस्पिटल है, मैं कहूँ कि हेल्थ सेक्टर है, या फिर मैं कहूँ डिफेंस एकेडमी है, या फिर मैं कहूँ कि जो आपकी मिलिट्री एरिया है, वहाँ पर सब जगह पैसा वहाँ पर यूज़ होता है। और ये पैसा आता कहाँ से है, टैक्स। टैक्स एक मेन सोर्सेज है रिवेन्यू जनरेट करने का, वो भी किसका, गवर्नमेंट का। इज इट क्लियर, ये समझ में आ गया, समझ में आ गया। टैक्सेशन हैज़ बीन द मेन सोर्सेज ऑफ रिवेन्यू फॉर गवर्नमेंट फॉर द थाउजेंड ऑफ ईयर। काफ़ी सालों से, पिछले काफ़ी सालों से हम देखते आ रहे हैं कि जो इनकम टैक्स होता है ना, जो आपको भी थोड़ा बहुत तो नॉलेज होगी, क्योंकि इनकम टैक्स आप ऑलरेडी सब्जेक्ट पढ़ चुके हैं। और जिन्होंने नहीं पढ़ा है तो भी मैं आपको बताती हूँ, जो आपके घर में जो इनकम होती है, टोटल इनकम जिसे हम बोलते हैं, जैसे कि फादर की इनकम मैं आपको कैलकुलेट करने की बात करती हूँ, तो उस इनकम पे इनकम टैक्स दिया जाता है, ठीक है। और वो इनकम टैक्स हमारी 143 करोड़ जनसंख्या में से पहले, जैसे मैं कहूँ 141 करोड़ जनसंख्या थी, तो उस टाइम पे केवल 3 से 4% ही लोग क्या करते थे, वो टैक्स को पे करते थे। बट अब क्या हो रहा है, जैसे जैसे उनको नॉलेज होती जा रही है इनकम टैक्स पे करने का, टैक्स को पेड करने का फ़ायदे कितने हैं, तो ये जो परसेंटेज है 3 से 4%, ये क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है, ठीक है। मनी प्रोवाइडेड बाय द टैक्सेशन हैज़ बीन यूज बाय द स्टेट टू कैरी आउट मैनी फंक्शंस। काफ़ी सारे फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए इस पैसे को यूज़ किया जाता है, ठीक है। चाहे वो किसी भी तरह की वेलफेयर है या फिर पब्लिक सर्विसेज है, उसके अंदर ये सारा का सारा पैसा गवर्नमेंट क्या करती है, जो टैक्स से या फिर मैं कहूँ कि जो भी रिवेन्यू रिसीव होता है यहाँ पर यूज़ करते हैं। मोस्ट ऑफ जो आपकी परसेंटेज होती है वो टैक्स से रिसीव होती है। अब यहाँ पर मीनिंग क्या है, टैक्स। अब मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया था पार्ले जी का। एक छोटे से बच्चे ने भी पार्ले जी के पैकेट को जब उसने खरीदा, ₹5 उन्होंने पे किया, तो उसके साइड में लिखा होता है ऑल टैक्सेस आर इंक्लूड, राइट। यहां पर क्या है, टैक्स क्या है, सबको देना पड़ता है, कंपलसरी है। क्यों, क्योंकि अब ये तो नहीं पता कि इसके अंदर टैक्स कितना है, मैं भी इसको कैलकुलेट करना बताऊंगी, बट आपको ये तो नहीं पता कि इसमें टैक्स कितना है, बट पेमेंट करनी सबको जरूरी है। तो दैट्स अ रीजन टैक्स क्या है, मैंडेटरी है, कंपलसरी है, सबके लिए जरूरी है कि सब व्यक्ति अपनी अपनी इनकम का थोड़ा थोड़ा पॉइंट क्या करे, कंट्रीब्यूट करे, ठीक है। चाहे वो एक पर्सन है या फिर वो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, एंटिटी है, ठीक है। और ये जो रूल किसने बनाया हुआ है, गवर्नमेंट ने बनाया हुआ है। ये नहीं है कि कोई भी मतलब कोई भी बना दे, ऐसे कोई नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। इसे स्पेसिफाइड गवर्नमेंट बनाती है, लीगल बाउंडेशंस होती है सबके ऊपर, ठीक है। और ये सबको पेमेंट करना कंपलसरी है, मैंडेटरी है, सबको फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन देना पड़ता है, ठीक है। जो कि लिवाई, किसके लिवाई का मतलब होता है लगाया जाता है, ठीक है। किसके ऊपर, इंडिविजुअल के ऊपर, एंटिटीज के ऊपर, मतलब ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर, किसके द्वारा, बाय द गवर्नमेंट अथॉरिटीज,
चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट भी हो सकती है, स्टेट गवर्नमेंट भी हो सकती है, ठीक है। These contributions typically collected as the percentage of the income or the value from the primary sources of the revenue for a public spending on the infrastructure, social programming, national defense and the other essential services। तो अगर मैं एक लाइन में अगर बात करूं तो एक तरह से जो टैक्स की परसेंटेज है वो आपकी इनकम के ऊपर और उस प्रोडक्ट की वैल्यू के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कितना टैक्स देना पड़ेगा। देखो ये तो हो गया आपका इनकम टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ पे आगे गुड्स एंड सर्विसेज की बात की जा रही है कि उसकी एक्चुअल में वैल्यू है कितनी, उसकी कीमत कितनी है, समझ पा रहे हो। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है इन द शॉर्ट फॉर्म में कि कंपल्सरी कलेक्शन है ऑफ द मनी बाय द गवर्नमेंट फॉर द पब्लिक वेलफेयर। पब्लिक की वेलफेयर के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, इसे कलेक्ट करती है। और या तो अगर कोई किसी व्यक्ति ने, ये मैं कह रही हूँ जैसे कि बहुत सारे ऐसे होते हैं कि उनके पास उनकी इनकम तो 23 करोड़ है, ठीक है, वो दिखा रहे हैं 23 लाख, बहुत ज्यादा डिफरेंस हो गया है, ठीक है। इसमें भी पेनल्टी लग सकती है। मैं कहूँ कि 23 करोड़ के ऊपर, ठीक है, छोटा एग्जांपल लेते हैं, चलो 5 लाख के ऊपर आपकी 1250 रुपये टैक्स लाइबिलिटी बनी है। आप 1250 ना देके आपने क्या किया, 650 दे दिया, पेमेंट आपने केवल 650 की है। तो अगर आपने आधी अधूरी पेमेंट की है या फिर आपने कोई भी फ्रॉड करने की कोशिश की है तो आप क्या कर सकते हो, उस पेनल्टी के कैटेगरी में आ सकते हो, ठीक है। तो आप समझ पा रहे हो, मतलब कि आपके ऊपर चार्जेस अप्लाई कर दी जाएगी। ये था छोटा मोटा बात जो कि हमने डिस्कस की टैक्स के बारे में, टैक्स होता क्या है। अब बात करते हैं इसके फीचर्स क्या है। जो अभी मैं ऊपर आपको स्टोरी सुना रही थी ना, वही इसकी फीचर्स है। देखो लीगल कलेक्शन क्यों कहा गया है, क्योंकि इसको अप्लाई कौन करता है, गवर्नमेंट अथॉरिटी अप्लाई करती है। इसे कलेक्ट करने का, इसे शेयर करने का, मीन्स की कलेक्ट करने का मीन्स की जो अप्लाई करता है परसेंटेज, और शेयर करने का मतलब किसके बंटवारे में जाएगा, है ना। जैसे हम कहते हैं ना कि एक रोटी है, वो 2 भाई बैठ के खा रहे हैं कि दो खा रहे हैं तो आधी आधी इधर जाएगी, है ना। 3 खा रहे हैं तो ऐसे त्रिकोण में जाएगी वो, ठीक है, समझ पा रहे हो। तो लीगल कलेक्शन का मतलब होता है कि गवर्नमेंट को ही ये अधिकार है कि आपके ऊपर कितने % वो चार्ज कर सकती है, कितना % वो लेना चाहती है, ये सभी चीजें गवर्नमेंट आपको बताएगी और इवन गवर्नमेंट को ही प्रॉपर अधिकार होता है। दूसरा क्या कहा गया है कि ये हर एक इंडिविजुअल को या एचएमए को, ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर कंपल्सरी है कि आपको इसको क्या करना पड़ेगा, पेमेंट करनी पड़ेगी। सेकंड थर्ड पॉइंट इज ऑल्सो सेम, इट इज इम्पोज बाय द गवर्नमेंट अलोन, केवल और केवल गवर्नमेंट ही अप्लाई करती है। सोर्सेज ऑफ द रिवेन्यू कलेक्शन, रिवेन्यू जनरेट करने का सबसे मेन सोर्सेज है टैक्सेस, बाकी भी है बट सबसे मेन सोर्सेज आपको ही बताया गया है कि ये हमारा क्या है, टैक्स है। ये सबकी पर्सनल ऑब्लिगेशन है। पर्सनल ऑब्लिगेशन का मतलब पर्सनली जिम्मेदारी है कि आप जब भी कोई सामान खरीद रहे हैं, इवन आपकी इनकम जनरेट हो रही है, तो आप उसके ऊपर टैक्स दें। ये आगे थोड़ा डिस्कस करेंगे कि इनकम के ऊपर कैसे टैक्स दिया जाता है, इवन आपको पता है तो अच्छी बात है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, यूज इन अ कॉमन बेनिफिट ऑफ द सोसाइटी। और हाँ, जो भी ये देखो रिवेन्यू जनरेट हो रहा है, ये रिवेन्यू जनरेट कहाँ यूज किया जाएगा, ये आपकी अभी हमने पढ़ा ना सोशल वेलफेयर के अंदर, पब्लिक वेलफेयर के अंदर हमने इसको यूज करना है। अब मैं ये कह रही हूं कि मिस्टर राम ने, ठीक है, 3 करोड़ रुपए इन्होंने क्या दिए हैं, टैक्स दिया है, तो जरूरी नहीं है कि केवल इसी के लिए हम कोई सर्विसेज प्रोवाइड करें, नहीं, सोशल वेलफेयर के लिए पैसा यूज किया जाएगा। और ये भी बाउंडेशन नहीं है कि जिन्होंने टैक्स दिया है उसी को बेनिफिट मिलेगा। ये थोड़ा सा समझने की वाली बात है। बेनिफिट इज नॉट अ कंडीशन, जरूरी नहीं है कि जो टैक्स देगा उसी को बेनिफिट मिलेगा। अब देखो टैक्स कौन देता है, इनकम टैक्स कौन देता है, जो थोड़े से अमीर होते हैं, जिनकी 5 लाख से इनकम ज्यादा होती है ना। मेरे हिसाब से मतलब 7 से 8 लाख तक भी हम क्या करते हैं, डिडक्शन मोस्ट ऑफ मिल जाती है, आपको इतना टैक्स नहीं देना पड़ता। मैं कह रही हूँ कि आपकी लाखों में करोड़ों में टर्नओवर है तो टैक्स आप ही पे करोगे। तो क्या आप बीपीएल परिवार में आएंगे, नहीं आएंगे ना। तो कहने का मतलब जरूरी नहीं है कि जो टैक्स पे करता है उसी को बेनिफिट मिले, आपके टैक्स से सोशली वेलफेयर किया जाता है। यहाँ पे ये पॉइंट कहने का मतलब, इज इट क्लियर, समझ में आ गया। आई होप ये फीचर्स समझ में आ गए होंगे। और ये फीचर समझ में आ गए तो कहीं ना कहीं जो टैक्स का 10% आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया। चलिए जी, नेक्स्ट आ जाता है कि टैक्स
ड्यूटी, पेनल्टी एंड फाइन क्या होता है। अब टैक्स के बारे में तो मैं क्या बताऊँ, ये तो पता लग गया ये कि टैक्स क्या है। इनसे ये कैसे डिफरेंशिएट करते हैं, कैसे मतलब ये इनको इनसे अलग है। देखो बहुत इजी है ये। ड्यूटी का मतलब क्या होता है, जो कि ये भी लगाई जाती है, ये एक टैक्स का रूप ही है। मैं कहूँ कि ये कहते हैं ना कि एक बच्चे के दो नाम, जैसे कि हम नमक का एग्जांपल ले लेते हैं, नमक बोलते हैं, साल्ट बोलते हैं, NaCl बोलते हैं, इसके 3 नाम है, निकनेम। इसी तरह से इसके भी ऐसे रूप है, बट इनका रोल थोड़ा सा अलग होता है। क्या है, जो ड्यूटी है आपके गुड्स के ऊपर लगती है। पहली बात तो ड्यूटी किसके ऊपर लगती है, गुड्स के ऊपर होती है। और ड्यूटी आपने 2 सुनी होगी, एक तो आपने एक्साइज ड्यूटी सुनी होगी, एक आपने कस्टम ड्यूटी सुनी है। आई होप सबसे पॉपुलर ड्यूटी ये आपने सुनी होगी। एक्साइज ड्यूटी तब लगती है जब हम गुड्स को मैन्युफैक्चर्ड करते हैं, समझ पा रहे हो, जब हम गुड्स को क्या करते हैं, मैन्युफैक्चरर करते हैं, ठीक है। और कस्टम ड्यूटी तब होती है जब हम या तो गुड्स को क्या कर रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं, या मैं कहूँ कि आप गुड्स को एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तब हमारे पास कस्टम ड्यूटी लगती है, ठीक है। तो ड्यूटी का मतलब ये है कि सबसे पहले तो ये गुड्स पे लगती है, और दूसरा जब भी हम मैन्युफैक्चर करेंगे या तो हमारी कंट्री के अंदर, ठीक है, या फिर हम किसी से सामान मंगवा रहे हैं, किसी को सामान भेज रहे हैं, तब हमारे ऊपर क्या लगती है, ड्यूटीज लगती है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्या लिखी हुई है, ड्यूटी इज अ टाइप ऑफ टैक्स, टैक्स का ही टाइप है, दैट इज अ लिवाई अपॉन द गुड्स इंपोर्टेड फ्रॉम द अनदर कंट्री, जो कि हम जब गुड्स दूसरी कंट्री से मंगवाते हैं तब लगती हैं। लिवाई अपॉन द गुड्स मैन्युफैक्चर विद इन अ कंट्री, जब हम गुड्स को खुद की कंट्री में मैन्युफैक्चर करते हैं तब ये क्या लगता है, एक्साइज ड्यूटी लगती है, ओके। तो अब ये समझ में आ गया, इंपोर्टेड का कस्टम ड्यूटी के बारे में बात की जा रही है, मैन्युफैक्चर की हमारे एक्साइज ड्यूटी के बारे में बात की जा रही है। जैसे कि हमारे पास काफ़ी सारी ड्यूटीज है, इंपोर्ट ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी एंड कस्टम ड्यूटी। ड्यूटीज लिवाई ओनली ऑन द गुड्स एंड नॉट ऑन द इंडिविजुअल पेड बाय द इंपोर्टर एंड एक्सपोर्टर और द मैन्युफैक्चर प्रोड्यूसर। नॉर्मल सी बात है, जिसके ऊपर लगी है तो वही पे करेंगे ना, मैन्युफैक्चरर पे करेगा जिसने सामान बनाया है, इंपोर्टर पे करेगा जिसने सामान मंगवाया है, एक्सपोर्टर पे करेगा जिसने सामान भेजा है, सिंपल सी बात है। आ गया बात समझ में। बट ऑफनली पास टू द कस्टमर थ्रू द हाई प्राइस। आपको एक बात बताती हूँ कि जो आपके कितने भी टैक्स लग ले, आपके जो इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं ना, चाहे कितना भी हो, वो फाइनली किसको पे करना पड़ता है, मतलब कि जो बर्डन होता है वो किसको पे करना पड़ेगा, वो आपके फाइनल कंज्यूमर को पे करना पड़ेगा। कंज्यूमर कौन है, जो सामान को फाइनली यूज कर रहे हैं। अब मैंने इसको खरीदा है तो जिसके अंदर जितना भी टैक्स है ना, ऊपर से चाहे पे होते हुए हैं, तो सारा का सारा टैक्स किसने पे किया है, मैंने पे किया है। तो इसी तरह से फाइनली गुड्स का भी होता है। देखो कस्टम ड्यूटी कौन सी होती है, टैक्स ऑन द इंपोर्टेड एंड एक्सपोर्टेड गुड। एक्साइज ड्यूटी आपको बता दी है। स्टैंप ड्यूटी का मतलब ये होता है कि जब आप कोई लीगली काम करते हैं ना, लीगल डॉक्यूमेंटेशन का काम करते हैं, कोर्ट के अंदर जितने भी काम होते हैं ना, जो भी स्टैंप लगते हैं, वो आपको टैक्सेस के अंदर आती है, जो कि ड्यूटीज के अंदर आती है, ओके। अगर बात की जाए फीस की, फीस पता है क्या होता है, जब आप कोई लाइसेंस बनवाते हो तो आपको फीस देनी पड़ती है, ठीक है। आप कोई पासपोर्ट बनवाते हो तब आपको फीस देनी पड़ती है, या फिर आप कोई रजिस्ट्री करवाते हो तो आपको फीस देनी पड़ती है। तो ये फी जो हम कहेंगे, ये क्या है, ये भी एक टैक्स का ही पैटर्न है, बट ये अलग तरीके से लगती है। ये किसके ऊपर लगती है, ये आपकी सर्विसेज के ऊपर लगती है। जो भी हमने ऊपर पढ़ा ड्यूटी, ये किसके ऊपर लगती थी, गुड्स के ऊपर लगती थी। और फी किसके ऊपर लगती है, आपकी स्पेसिफिकली आपकी सर्विसेज पे लगती है। ये भी क्या है, ये आपकी टैक्स की तरह ही होता है। इट इज़ आल्सो चार्ज पेड टू द गवर्नमेंट बाय द इंडिविजुअल और द बिजनेसेस। बिजनेस के द्वारा, या फिर मैं कहूँ ऑर्गेनाइजेशन जिसे हम कहेंगे, या फिर मैं कहूँ कि एक इंडिविजुअल पर्सन, कोई भी पर्सन अगर अपना लाइसेंस बनवा रहा है, रजिस्ट्री करवा रहा है, या फिर मैं कहूँ कि वीज़ा पासपोर्ट बनवा रहा है, तो उस दौरान उनको एक फ़ीस देनी पड़ती है। अब वो काम करके कौन देंगे, पेपर वर्क कौन करके देंगे, एक ऑर्गेनाइजेशन ही करके देंगे ना, उसको आपको क्या करनी पड़ेगी, एक फीस देनी पड़ेगी। जैसे स्कूल के अंदर होता है ना, स्कूल के अंदर आप पढ़ने के लिए जाते हो, तो पढ़ने के लिए जाते हो ठीक है, बट आप मंथली फीस भी तो जमा करवाते हो ना। तो सेम इस तरीके से आपको स्कूल में क्या दी जा रही है, सर्विसेज दी जा रही है, तो सर्विसेज के ऊपर क्या लगती है, फी लगती है।
तो यूज ऑफ अ सर्विसेज द फी रेट इज अ डायरेक्टली ट्राइड टू बी द कॉस्ट ऑफ द मेंटेनिंग द सर्विसेज। ठीक है, यहाँ पे देखो इंपोर्टेड एंड एक्सपोर्टेड लाइसेंस फीस होती है, कंपनी रजिस्ट्रेशन फीस होती है, वीज़ा फीस होती है। आप नॉर्मल मैंने एग्जांपल लिखे हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है पेनल्टी। पेनल्टी का मतलब पता है क्या? आपने ट्रैफिक का रूल तोड़ दिया, आप बिना हेलमेट के आप रोड पे अपनी बाइक को ओवर स्पीड के साथ चला रहे हो, तो आपके ऊपर चार्ज किया जाएगा। तो पेनल्टी तब लगती है जब आप क्या करते हो, अपने रूल को तोड़ते हो, वॉयलेट करते हो, आपकी जो रेगुलेशन है उसको तोड़ते हो। जैसे कि अगर मैं कहूँ कि आप एक स्कूल के अंदर अब स्टूडेंट है, ठीक है, और आपको ये पता है कि स्कूल के अंदर एक मेंटेनेंस के साथ रहते हैं, और आपने दिवाली के टाइम पे वहाँ पे बम पटाखे फोड़ दिए जिसके कारण काफ़ी सारा नुकसान हो गया, तो आपको पेनल्टी पे करनी पड़ेगी। ये रूल था कि स्कूल के अंदर ऐसे बम पटाखे नहीं बजाए जाएंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, तो आपके ऊपर पेनल्टी लगेगी। तो ये पेनल्टी का मतलब ये होता है कि जब क्या करते हैं, आप वॉयलेट करते हो लॉ का, ठीक है, रेगुलेशंस का, जो भी आपने रूल बनाए हुए थे उनको आपने तोड़ा है, तो उसके दौरान गवर्नमेंट क्या करती है, आपके ऊपर ये पेनल्टी इम्पोज कर देती है। उसे हम क्या कहेंगे, पेनल्टी। जैसे कि ट्रैफिक फाइन हो गया है, टैक्स पेनल्टी हो गया, अगर आपने टैक्स नहीं भरा तो आपके ऊपर पेनल्टी लग सकती है। ठीक है, रेगुलेटरी फाइन होता है। ठीक है, अगर आपने क्या है इन्वायरमेंट को या फिर से जो भी आपके इंफ्रास्ट्रक्चर में है उसको अगर आपने नुकसान पहुंचाया तो आपके ऊपर तभी पेनल्टी लग सकती है। कॉन्ट्रेक्चुअल पेनल्टी क्या होती है, जो अगर आपने वादा किया था इसको हम करेंगे, अगर आपने नहीं किया तो नुकसान दूसरी पार्टी को होता है, बिजनेस लॉ के अंदर हमने पढ़ा था। ठीक है, सिविल पेनल्टी क्या होती है, जो कि आप गैर कानूनी काम करते हो, जो कि समाज के अंदर है नहीं। ठीक है, वो बात की जा रही है यहाँ पे। मोस्ट ऑफ इनके एग्जाम्पल आ सकते हैं, जैसे कि अल्कोहल, जो कच्ची अल्कोहल होती है ना, उसको फाइनली आप ऐसे मार्केट में सेल नहीं कर सकते, तो क्या है, गैर कानूनी काम है। राइट, चलिए जी, ये आपको उम्मीद करते हैं ये आपको पॉइंट समझ में आ गया। टैक्स, ड्यूटी, पेनल्टी, फाइन्स के बीच में डिफरेंस क्या है। चलिए जी, टाइप ऑफ टैक्स, दिस इज अ वेरी वेरी सिंपल पॉइंट। टैक्स के टाइप कितनी है, डायरेक्ट टैक्स होता है, इनडायरेक्ट टैक्स होता है। डायरेक्ट टैक्स का मतलब होता है, मैं आपको यहाँ पे एग्जाम्पल के साथ समझाती हूँ दोनों पॉइंट्स को। एक तो है आपके पास डायरेक्ट टैक्स, एक आपके पास है इनडायरेक्ट टैक्स। देखो नाम से ही क्लियर है, ये इनडायरेक्ट है, मतलब सीधा नहीं है, ये ऐसे सीधा नहीं है जैसे डायरेक्ट है, ये ऐसे तोड़ मुड़ के ऐसे 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 करके फिर कहीं जाएगा ये। और आपको मैंने बताया जो टैक्स कौन रिसीव करता है, आपकी गवर्नमेंट रिसीव करती है, ये है गवर्नमेंट। ठीक है, इसको पे कौन करता है, या तो पर्सन पे करेगा या फिर कोई एंटिटी पे करेगी, बिजनेस पे करेगा। और यहाँ से पैसा कहाँ जाता है, गवर्नमेंट के पास जाता है। और गवर्नमेंट तक पहुँचाने का रास्ता काफ़ी सारे हैं। ठीक है, अब मैंने बताया कि गवर्नमेंट क्या है, रिसीवर है, और ये क्या है, पेमेंट होल्डर है। ठीक है, अब इस मिस्टर एक्स से गवर्नमेंट के पास पैसा जाना है, एक तो डायरेक्ट भी जा सकता है, एक इनडायरेक्ट जा सकता है। ठीक है, डायरेक्ट का मतलब होता है जब आपके बीच में कोई भी इंटरमीडिएटरी नहीं होता है। एक तो आप होते हैं इस पोर्शन पे, दूसरे पोर्शन पे सीधा गवर्नमेंट का पोर्टल होता है जहां पर आप पैसे को जमा करवा रहे हैं। ठीक है, इनडायरेक्ट टैक्सेस का मतलब है कि एक तो गवर्नमेंट है, ठीक है, और एक आप है, इसके बीच में काफ़ी सारे पर्सन आ रहे हैं, देन फाइनली कहीं जाके गवर्नमेंट के पास जा रहे हैं। तो कहने का मतलब सीधा सीधा रास्ता नहीं है, आपको ऐसे टेढ़ा मेढ़ा करके जाना पड़ेगा। ये जो इनडायरेक्ट टैक्सेस मोस्ट ऑफ क्या होता है, आप अपनी गुड्स पे देते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मैं कह रही हूँ कि मैंने एक केक बनाया है। ठीक है, केक बनाया है, केक को बनाने के लिए मुझे फ्लोर चाहिए होगा, फ्लोर को बनाने के लिए मुझे व्हीट चाहिए होगी, मुझे आटा बनाने के लिए मुझे गेहूं चाहिए होगी। ठीक है, गेहूं खरीदी मैंने, ठीक है, व्हीट मैंने क्या किया, इससे खरीदा। मैंने कहा कि 1 किलो मेरे पास क्या है, 1000 रुपये की मेरी व्हीट है, तो इसने मुझे 1000 रुपये की दे दी, प्लस में इसमें क्या कर दिया, टैक्स को इंक्लूड कर दिया। मैं कह रही हूँ कि 120 रुपये इन्होंने टैक्स को इंक्लूड कर दिया। ठीक है जी, तो यहाँ पे कितना हो गया, 1120, 1120 रुपये।
अब इसने कितने की खरीदी है? ये 1120 की आटा खरीद लिया, गेहूं बनाने के आटा बनाने के लिए उसने गेहूं खरीदा, ठीक है। अब गेहूं से उसने क्या किया? केक को बनाया। केक बनाने के लिए क्या आटे की जरूरत होती है? बाकी अदर इंग्रेडिएंट की भी जरूरत होती है, अदर कंपोनेंट्स की भी जरूरत होती है, राइट। तो उसने बाकी सामान भी खरीदे, उसके ऊपर भी उसने टैक्स दिया। फाइनली केक बन के तैयार हो गया हमारा 1500 रुपये का, जिसके अंदर ये भी इंक्लूड है, प्लस के जो अदर चार्जेस हैं वो भी इंक्लूड है, जो टैक्स के हम कहेंगे। फिर आ गया ये कंज्यूमर, इसने क्या किया? इस केक को खरीदा 1700 रुपये में, क्योंकि भाई ये प्रॉफिट भी तो जोड़ेगा ना अपना, 200 रुपये बनाने का, करने का, सब कुछ अरेंज करने। तो फाइनली सबसे ज़्यादा अमाउंट किसने पे की? कस्टमर ने पे की। कस्टमर क्या कर रहा है? आपका टैक्स पे कर रहा है, ठीक है। इसका टैक्स पे किया था, इसका भी इसके अंदर इंक्लूड था, और फाइनली इसने इसको ये दे दिया। तो कहने का मतलब कस्टमर ने टैक्स दिया बट इनडायरेक्टली दे रहा है। बीच में पर्सन इंटरमीडिएटरीज इंक्लूड हो रहे हैं, इनके माध्यम से वो गवर्नमेंट को प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये तो है आपका इनडायरेक्ट टैक्सेस। और डायरेक्ट टैक्सेस का मतलब होता है कि जब आप क्या करते हो, डायरेक्टली अपने इनकम के ऊपर, अपनी प्रॉपर्टी के ऊपर, अपनी वेल्थ के ऊपर, अपने गिफ्ट चार्जेस होते हैं, इनके ऊपर आप क्या करते हो? आप हमेशा डायरेक्ट टैक्स करते हो। डायरेक्ट टैक्स का मतलब होता है कि जब जहां पर कोई भी इंटरमीडिएटरीज नहीं होते। तो यहाँ पे यही पॉइंट लिखे हुए हैं, ध्यान से सुनना। देखो क्या लिखा हुआ है, डायरेक्ट टैक्सेस। डायरेक्ट टैक्सेस लिवाई किया जाता है, लगाया जाता है डायरेक्टली ऑन द इंडिविजुअल और एंटिटी बेस्ड ऑन देयर इनकम, वेल्थ एंड एसेट्स। समझ पा रहे हो? ये डायरेक्टली लगाया जाता है। तो देखो यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट यही है कि ये डायरेक्टली लगाया जाता है, इसके अंदर बीच में कोई इंटरमीडिएटरीज नहीं होते हैं। किसके द्वारा लिया, किसको पे किया जाता है? गवर्नमेंट को पे किया जाता है। किसके द्वारा? उस पर्सन के द्वारा, टैक्स पेयर के द्वारा, ठीक है। द बर्डन फॉर डायरेक्टली ऑन द टैक्स पेयर अनलाइक द इनडायरेक्ट टैक्सेस विच कैन बी शिफ्टेड। अब यहाँ पर देखो ये टैक्स क्या, टैक्स की जो अमाउंट है, इवन टैक्स को क्या किया जा रहा है? शिफ्ट किया जा रहा था, इस पर्सन से यहाँ पर, इस पर्सन से यहाँ पर, ऐसे शिफ्ट किया जा रहा था ना, राइट। ऐसे शिफ्टिंग हो रही थी, बट यहाँ पर कोई शिफ्टिंग नहीं है। तो यहाँ पे यही बात की गई है कि यहाँ पर टैक्स को शिफ्ट नहीं किया जाता, सीधा का सीधा आपको गवर्नमेंट को पे करना पड़ता है। दैट्स अ रीज़न यहाँ पे ग्रेटर ट्रांसपेरेंसी है, क्योंकि टैक्सेस की जो रेट होती है वो पहले से ही डिसाइड कर दी जाती है, जो कि आपको गवर्नमेंट को पे करनी पड़ती है, जिसके कारण गवर्नमेंट भी प्रॉपरली सिक्योर हो जाती है, सर्टेनली निश्चित कर पाती है कि उसका इस बार रेवेन्यू कितना आने वाला है। जैसे मैं आपको कहूँ, अगर आपने पहले से ये बहुत अच्छे से तैयारी की होती तो क्या आपको एस्टिमेशन नहीं हो जाता कि आपके कितने नंबर आने वाले हैं। इसी तरह से गवर्नमेंट को है, जो टैक्सेस की रेट होती है 5%, ठीक है, 15%, 20%, 25%, ऐसे अब बहुत अलग अलग आ चुकी है न्यू रिजाइम के हिसाब से, ठीक है। 5, 12, 20, 15, 25, 30 ऐसे आई हुई है। तो डिफरेंट रिजाइम के हिसाब से आपको पहले ही पता चल जाता है कि आपका रिवेन्यू कितना जनरेट होने वाला है, ठीक है। और उस पैसे को कहाँ यूज़ करने वाली है, वो आपके इकोनॉमिक के अंदर वेलफेयर के लिए यूज़ करने वाली। तीसरा पॉइंट जो कि आपको यहाँ पर पता होना चाहिए कि जो टैक्स, डायरेक्ट टैक्सेस है वो प्रोग्रेसिव नेचर का है। प्रोग्रेसिव नेचर का मतलब क्या है? जैसे कि छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, ये है मिस्टर एक्स, ये है मिस्टर वाई, इसकी इनकम है 5 लाख, इसकी इनकम है 10 लाख, ठीक है, ओके। मैं छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूँ, अभी मैं आपको टैक्स नहीं पढ़ा रही, बट हाँ मैं लेके चल रही हूँ। टैक्स की रेट डिसाइडेड है आपकी 10%, ठीक है। तो इसको भी देना पड़ेगा, इसको भी देना पड़ेगा। तो इन्होंने क्या किया, 5 लाख के ऊपर कितना परसेंट हो गया? 50,000, ठीक है। 10 लाख के ऊपर कितना हो गया? 1 लाख। अब आप ये बता सकते हो कि जिसकी इनकम ज़्यादा थी उसको टैक्स भी क्या करना पड़ा है? ज़्यादा पे करना पड़ा है। जिसकी इनकम कम थी उसको टैक्स भी क्या करना पड़ा है? कम पे करना पड़ा है। तो प्रोग्रेसिव नेचर का मतलब है जैसे जैसे इनकम बढ़ती जा रही है वैसे वैसे ये आ गया टैक्स, ये आ गया आपकी इनकम जैसे जैसे यहाँ आगे की ओर बढ़ेगी तो टैक्स भी उसी तरह से आगे की ओर बढ़ेगा। तो ऐसे ही इसे बोलते हैं प्रोग्रेसिव नेचर का। समझ में आ रहा है? मैं कह रही हूँ कि अगर कोई गरीब है उसकी 50,000 रुपये ही तनख्वाह है,
तो क्या होगा पूरे साल के, तो उसको टैक्स देने की जरूरत ही नहीं है ना। तो इसलिए कहा गया है कि ये प्रोग्रेसिव नेचर का है, टीचर हैव टू बी पे मोर एज कंपेयर टू द इज अ पुअर। समझ में आ गया। तो यहाँ पे डायरेक्ट टैक्सेस की कुछ एक फीचर लिखी हुई है। तो टारगेट एंड कलेक्शन किसके ऊपर किया जाता है, मतलब कि कौन से ऐसे पॉइंट है जिनके ऊपर हम क्या करते हैं, डायरेक्ट टैक्स अप्लाई करते हैं। सबसे पहला हम क्या करते हैं, इनकम टैक्स के ऊपर लेते हैं, वेल्थ टैक्स होता है, स्टेट टैक्स होता है, प्रॉपर्टी टैक्स होते हैं, ठीक है। इनके ऊपर हम क्या करते हैं, डायरेक्ट टैक्स कैलकुलेट करते हैं। पेमेंट का मेथड क्या होता है, अभी मैंने बताया कि इसके अंदर कोई इंटरमीडिएटरी इंक्लूड नहीं होता है। इंटरमीडिएटरी का मतलब बीच में जो पर्सन होते हैं ना, वो इंक्लूड नहीं होते। ये डायरेक्टली आपको क्या करना पड़ता है, पे डायरेक्टली बाय द टैक्स पेयर टू द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट को पे करना पड़ता है विदाउट द इंटरमीडिएटरीज। ओके जी। इंसिडेंस का मतलब क्या है कि क्या आप इस पॉइंट को आप शिफ्ट कर सकते हो, ये जो आपका टैक्स का बर्डन है, डायरेक्ट टैक्स का बर्डन है, क्या आप इसको शिफ्ट कर सकते हो, नहीं कर सकते। तो यहाँ पे यही बात की गई है कि दे कैन नॉट इजिली शिफ्ट द बर्डन टू द समवन एल्स। आप दूसरों के ऊपर ये बर्डन है शिफ्ट नहीं कर सकते। ये बर्डन किसके ऊपर शिफ्ट कौन कर सकता है, इनडायरेक्ट टैक्सेस कर सकते हैं। ट्रांसपेरेंसी की बात की जाए, ट्रांसपेरेंसी कैसी होगी, नॉर्मल सी बात है, ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी होगी, क्योंकि बीच में मैंने आपको एक बात बताई थी, सप्लाई चेन मैनेजमेंट के अंदर हमने किया था, जितने ज़्यादा लोग होंगे ना हमारी पार्टी के बीच में, उतने ज़्यादा आपके घोटाला होने के चांसेस होंगे, जितने भी फ्रॉड होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं उस टाइम। क्यों, क्योंकि सबकी सोच अलग अलग है, सभी अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं। कोई अपना प्रॉफिट ज़्यादा बचा लेता है, टैक्स को ज़्यादा पे दूसरों से करवा देता है। तो कहीं ना कहीं जो ट्रांसपेरेंसी है वहाँ ज़्यादा होती है जब आप और दो एनडीए होते हैं, एक आपकी गवर्नमेंट, जिसको आपको फाइनली पे करना है, ठीक है। अब बात की जाए इनडायरेक्ट टैक्सेस के बारे में। इनडायरेक्ट टैक्सेस के अभी मैंने आपको एग्जांपल से साथ ये सारा पॉइंट समझा दिया था। ये किसको टारगेट करती है, या तो किसी गुड्स को या किसी सर्विसेज के ऊपर। इन्हीं के ऊपर क्या लगते हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस लगती हैं। जो भी हमने आपको डिस्कस किया ना, कस्टम ड्यूटीज का, एक्साइज ड्यूटी, ठीक है, इम्पोर्ट ड्यूटी, एक्सपोर्ट ड्यूटी, वो किसके ऊपर लग रहे थे, फाइन हो गया, पेनल्टीज हो गई है, ये क्या है, गुड्स और सर्विसेज पे लग रहे थे। टैक्स क्या है, आपकी इनकम, वेल्थ, इनके ऊपर लगते हैं, एस्टेट, प्रॉपर्टी टैक्स, ये होते हैं, ठीक है। और ये हमेशा किसके अंदर ऑलरेडी इंक्लूड होते हैं, प्राइस के अंदर इंक्लूड होते हैं, जो कि अल्टीमेट कौन पे करता है, कस्टमर पे करता है। मैंने अभी आपको थोड़ी देर मतलब लेक्चर स्टार्ट होने से पहले बताया था, लेक्चर स्टार्ट होने से मतलब एग्जांपल में बताया था कि ₹5 का हमारा पार्ले जी का बिस्किट है और उसके अंदर लिखा हुआ था कि ऑल टैक्सेस आर इंक्लूडेड। तो यहाँ पे ये प्राइस के अंदर ही आपके सारे के सारे टैक्सेस इंक्लूड होते हैं। वो कौन से टैक्स होते हैं, वो हमारे इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं। इनडायरेक्ट टैक्सेस ही हमेशा प्राइस के अंदर इंक्लूड होते हैं। ओके, ये कहाँ कहाँ लगाए जाते हैं, सबसे पहला पॉइंट आपको ये समझ में आ गया। ये कहाँ लगाए जाते हैं, आपके प्रोडक्शन के टाइम, सेल के टाइम, मूवमेंट ऑफ द गुड्स एंड द सर्विसेज। जब भी हम किसी गुड्स को मूवमेंट, अब देखो प्रोडक्शन के टाइम में मैंने अभी आपको बताया कौन सी ड्यूटी लगती है, एक्साइज ड्यूटी लगती है। सेल के टाइम हमारे पास लगती है सेल्स टैक्स लगता है, ठीक है, वैट लगता है, ये सभी यहाँ पे लगते हैं। जब भी हम किसी गुड्स को मूवमेंट कर रहे हैं तो इधर से उधर लेके जाने में CST टैक्स लगता है, ठीक है। जो पहले की बात की जा रही है GST लगने से पहले, CST टैक्स, सेंट्रल स्टेट टैक्स, ठीक है। यहाँ पे कहते हैं कि दिस टैक्स आर इंक्लूडिंग इन द प्राइस, ये प्राइस के अंदर इंक्लूड होता है। सेकंड पॉइंट आपका यहाँ पे ये था, आर पेड ओनली ऑन द परचेज ऑफ अ कमोडिटी एंड द इंजॉयमेंट ऑफ अवर सर्विसेज। जब भी आप उस सामान को खरीदेंगे या फिर आप किसी सर्विसेज को लेंगे, मैं कह रही हूँ कि आप फन फेयर में गए, ठीक है, आपने झूला झूला तो आपको एक टिकट दी, आप होटल में गए, आपने खाना खाया, आपको बिल मिला, रिसिप्ट मिली, तो नीचे आपको मिलेगा कि टैक्सेस इतना है, 9% और आपको यहाँ पे। तो कहने का मतलब जब भी आप किसी चीज़ को लोगे या फिर किसी सर्विसेज को लोगे तब आपको ये क्या करना पड़ता है, पे करना पड़ता है। द बर्डन कैन बी शिफ्ट डिपेंडिंग अपॉन द मार्केट कंडीशन। बर्डन को आप क्या कर सकते हो, शिफ्ट कर सकते हो आपकी मार्केट की कंडीशन के हिसाब से। यहाँ पर थोड़ा कम ट्रांसपेरेंसी होती है, मतलब ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी नहीं होती कि जिससे आपको ये पता चले कि आपका टैक्स कितना है, आपने कितना पे किया है, ये इतना आप नहीं देख पाते हो, ठीक है। दे कैन हैव द रिग्रेसिव इफेक्ट ऑन द लो इनकम इंडिविजुअल। ये लो इनकम के ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालते, कैसे, यहाँ पे यही एग्जांपल लेते हैं। अब मैं कह रही हूँ कि एक पर्सन है जिसकी 50,000 रुपये इनकम है, मिस्टर एक्स। एक है वाई जिसकी इनकम है 5 लाख रुपये।
ठीक है। अब ये क्या कर रहे हैं, मैं कह रही हूँ कि इन्होंने अपने किचन का सामान खरीदा, रसोई का सामान खरीदा, ठीक है, और वो रसोई का सामान बैठ गया है भाई 10,000 रुपये का, ठीक है, और इस 10,000 रुपये के अंदर इसका टैक्स है वो भी 10% है, कितना हो गया 1,000 रुपये। समझ पा रहे हो, इतना समझ में आया, क्लियर है कंसेप्ट। चलिए, तो अब इसकी इनकम कितनी थी 50,000, इसकी इनकम कितनी थी 5 लाख, सामान कितने का खरीदा, दोनों ने एक जैसा सामान खरीदा है, तो इसने भी 10,000 पे किए, इसने भी 10,000 पे किए, ठीक है। अब इसके ऊपर टैक्स कितना हो गया 1,000, क्या इसके कंपैरिजन में इसने भी 1,000 रुपये टैक्स दिया, इसने भी 1,000 रुपये टैक्स किया, किसको सबसे ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा, इसको पड़ेगा या फिर मिस्टर वाई को पड़ेगा, इफेक्ट पूछ रही हूँ, सबसे ज़्यादा किसने पे किया, उसकी इनकम के अकॉर्डिंग कितने परसेंट पे किया, परसेंटेज आती है ना निकालनी, 1,000 अपॉन में 50,000 इंटू 100, देखो कट करके देखते हैं, ये आ गया 2%, ठीक है। इसको निकालते हैं 1,000 अपॉन में 5 लाख इंटू में 100, ये पॉइंट ये आएगा मेरे हिसाब से, एक सेकेंड इसको बाद में कट करते हैं, यहाँ पे आ जाएगा 2.2%। अब आप ये देखो कि इसने अपनी इनकम का सबसे ज़्यादा परसेंटेज अपने टैक्स में दिया है, इस मिस्टर एक्स ने दिया है, इवन इसकी इनकम कम है, दैट्स अ रीज़न कि ये क्या है रिग्रेसिव नेचर का है। आ गया समझ में, प्रोग्रेसिव एंड रिग्रेसिव का मतलब आ गया। ये तो क्या था, इनकम के साथ साथ बढ़ रहा था हमारा टैक्स, यहाँ पे क्या है कि चाहे आपकी इनकम कम हो ज़्यादा हो, सबसे कम इनकम वाले को सबसे ज़्यादा टैक्स दे, अपनी इनकम का सबसे ज़्यादा हिस्सा पार्ट क्या करना पड़ता है, टैक्स देना पड़ता है। तो यहाँ पे ये 5th पॉइंट है जो कि आपको इनडायरेक्ट टैक्सेस के बारे में पता होनी चाहिए। तो यहाँ पे कुछ एक टर्म्स है कि ये किसको टारगेट करता है, मतलब किसके ऊपर अप्लाई होता है। सबसे पहला ये क्या है, सेल टैक्स होती है, वैल्यू एडिड टैक्स होता है, वैट जिसे हम कहते हैं, एक्साइज ड्यूटी होती है, कस्टम ड्यूटी। इनको हम ना आगे डिस्कस करेंगे, मैंने वीडियोस के अंदर इसी चैप्टर के अंदर इंक्लूड किए हुए सभी के सभी, क्योंकि आपको कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए इस चैप्टर के अंदर, ठीक है। पेमेंट मेथड क्या है, इनडायरेक्टेड है, आप इसको शिफ्ट कर सकते हैं बर्डन को एक पर्सन के दूसरे पर्सन के साथ। मैं कह रही हूँ यहाँ पर मैन्युफैक्चरर है, यहाँ पे सेलर है, यहाँ पे है रिटेलर, ठीक है, देन यहाँ पर है फाइनली कस्टमर। इसने सामान बनाया 1,000 रुपये का, ठीक है, और इसमें अपना प्रॉफिट जोड़ दिया 200 रुपये, सामान आगे कितने का गया 1,200 रुपये का, 1,200 सॉरी, ठीक है। इसने फिर अपना प्रॉफिट जोड़ दिया 300 रुपये, सामान आगे कितने का गया 1,500 रुपये का। इसने फिर अपना 400 रुपये प्रॉफिट जोड़ दिया, तो सामान इसको कितने का मिला 1,900 रुपये का, ठीक है। अब यहाँ पर मैं कह रही हूँ कि इन्होंने 1,200 रुपये रखा, यहाँ पर इसका कितना हो गया था 1,500, यहाँ पर इसका कितना हो गया था 1,900। यहाँ पे मैंने कहा कि जो एक्साइज ड्यूटी है, मैन्युफैक्चरर को एक्साइज ड्यूटी देनी पड़ती है, तो मैं कह रही हूँ कि ये 10% है, तो ये 120 हो गया। होलसेलर नेक्स्ट पर्सन को सेल टैक्स देना पड़ता है, ये हो गया 150, ये हो गया 190, ठीक है। देख पा रहे हो जो टैक्स का बर्डन, अब पहले सबसे पहले किसने दिया 120, ठीक है, 120 के अंदर 150 के अंदर 120 ऑलरेडी है, नॉर्मल सी बात है। 1,200 1,200 रुपये यहाँ पे आए, इसी के ऊपर इन्होंने टैक्स लगाया, ये वाला जो कि आपको नजर आ रहा है 120, इसके ऊपर दोबारा से फिर टैक्स लगा रहे हैं, है ना। अब मैं कहूँ कि यहाँ से टैक्स 120 रुपये ऑलरेडी दे चुके हैं, तो यहाँ पे कितना टैक्स देना रहता है 30, यहाँ पे ऑलरेडी 150 का टैक्स ऑलरेडी यहाँ पे दे चुके हैं, तो यहाँ पे कितना टैक्स रहता है 40, है ना। तो ये क्या हो रहा है, टैक्स का शिफ्टिंग हो रही है, टैक्स का बर्डन क्या हो रहा है, शिफ्ट हो रहा है, समझ पा रहे हो। और इवन यहाँ पर एक चीज़ और हो रही है, डबल टैक्सेशन, जो कि हम नेक्स्ट चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे, कास्केडिंग इफेक्ट जिसे हम कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या किया जाता है, पेमेंट मेथड क्या है, आपकी शिफ्टिंग कर सकते हैं, बट फाइनली कस्टमर को ही बियर करना पड़ेगा सारा का सारा टैक्स, ठीक है। और ये पॉइंट यहाँ पे आ गया, शिफ्टिंग की बात की जा रही है। पेमेंट मेथड हमारा इनडायरेक्टली है, सबसे पहले तो हमारा सेलर या फिर मैं कहूँ कि प्रोड्यूसर पे करता है,
बट फाइनली जो प्राइस प्रोडक्ट के प्राइस में इस और या फिर सर्विसेज के अंदर इसका प्राइस को सारे के सारे को ऐड कर देते हैं और लास्ट में कस्टमर को पे करना पड़ता है। इसे शिफ्ट किया जा सकता है। ट्रांसपेरेंसी थोड़ी सा कम है हमारे डायरेक्ट टैक्स के कंपैरिजन में। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस का पूरा कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। अब इसके डिफरेंस के ऊपर पढ़ते हैं। फटाफट ओवरव्यू करना है हमें, क्योंकि ये चीज़ें हमें पढ़ चुके हैं। डायरेक्ट टैक्स किसके ऊपर लगता है? हमारी इनकम के ऊपर, हमारी वेल्थ के ऊपर, और ये डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे किया जाता है। दैट्स अ रीजन कि इसे हम क्या कहते हैं? डायरेक्ट टैक्स कहते हैं। इनडायरेक्ट टैक्सेस हमारी गुड्स और सर्विसेज के ऊपर लगता है। जब भी कोई व्यक्ति सामान खरीदेगा, जब भी कोई सामान व्यक्ति बेचेगा, तब इसके बीच में, इस प्रोसेस के बीच में हम क्या करते हैं? टैक्सेस लगाते हैं। हर स्टेप पे ये लगता है। दैट्स अ रीजन कि ये हम इनडायरेक्ट टैक्सेस कहेंगे। इसका इम्पैक्ट, डायरेक्ट टैक्सेस का इम्पैक्ट डायरेक्टली उसी पर्सन के ऊपर पड़ता है जिसने पैसा कमाया है, जिसकी प्रॉपर्टी है, जिसके पास वो एसेट्स है, उसी के ऊपर पड़ता है। हमेशा सेम पर्सन के ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा और उसी सेम पर्सन को क्या करना पड़ता है? उस टैक्स को पे करना पड़ता है। बट इनडायरेक्ट टैक्सेस हमेशा शिफ्टिंग का पॉइंट हमने पढ़ा ना, तो ये क्या होता है? हमेशा शिफ्ट होता जाता है। डिफरेंट पर्सन क्या करते हैं? इनको वन बाय वन पे करते रहते हैं। बर्डन की बात की जाए, ये टैक्स बर्डन कैसा होता है? प्रोग्रेसिव नेचर का होता है। जैसे जैसे इनकम हमारी बढ़ रही है, वैसे वैसे टैक्स की अमाउंट भी क्या हो रही है? हमारी बढ़ती जा रही है। बट इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या है कि वो रिग्रेसिव नेचर का होता है। अगर आपकी इनकम ज़्यादा है तो आपको कम पे करना पड़ रहा था, अगर आपकी इनकम कम है तो आपको टैक्स की अमाउंट ज़्यादा लग रही थी, जो कि हमने इसके अंदर हमने डिस्कस किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? इवेजन। इवेजन का मतलब होता है कि आप इसको आप चोरी कर सकते हो। टैक्स का इवेजन थोड़ा सा पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है, ठीक है, बट यहाँ पर टैक्स इवेजन थोड़ा कम होती है। किसके बारे में? इनडायरेक्ट टैक्सेस के बारे में। मोर डिफिकल्ट, कम पॉसिबिलिटी है कि आप इसको चोरी कर सकते हो, इनडायरेक्ट टैक्सेस को। बट हाँ, डायरेक्ट टैक्सेस को चोरी करना थोड़ा सा इसके कंपैरिजन में आसान होता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि जो डायरेक्ट टैक्स हेल्प करता है रिड्यूसिंग द इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन होता है महंगाई के पॉइंट को आप कम कर सकते हो, बट यहाँ पर ये कंट्रीब्यूट करता है इन्फ्लेशन को। नेक्स्ट क्या है? शिफ्टेबल। शिफ्ट किसको कर सकते हैं? डायरेक्ट टैक्सेस को आप शिफ्ट नहीं कर सकते थे और इनडायरेक्ट टैक्सेस को आप इजीली शिफ्ट कर सकते थे। एग्जाम्पल के तौर पर इनकम टैक्स आ गया, वेल्थ टैक्स आ गया, कैपिटल गेन टैक्स आ गया है, सिक्योरिटी ट्रांजेक्शंस आ गया है, ठीक है, परक्यूसिट टैक्सेस आ गए हैं। ये सभी के सभी टैक्सेस आपने इनकम टैक्स के अंदर भी पढ़े थे और इवन मैंने आपको थोड़ा बहुत इनके अंदर यहाँ पे भी बता दिया। अब यहाँ पर आ जाता है एक्साइज ड्यूटी आ जाती है, जीएसटी आ जाता है, कस्टम ड्यूटी आती है, सेल टैक्स आता है, सर्विस टैक्स आता है। यहाँ पे बहुत कम लिखे हुए मैंने अभी आपको बता दिया, ठीक है। चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं। टैक्स स्ट्रक्चर इन इंडिया। इंडिया के अंदर टैक्स स्ट्रक्चर क्या है? जीएसटी आने से पहले की बात करेंगे और जीएसटी आने के बाद की बात करेंगे। अब देखो, अब आपको ये 2 पॉइंट्स तो पता लग गए होंगे कि टैक्स के केवल 2 ही स्ट्रक्चर थे, 2 ही टाइप्स थे। एक तो हमारे पास क्या है? आपके पास डायरेक्ट है, दूसरा हमारे पास क्या है? हमारे पास इनडायरेक्ट है, ठीक है। अब इनके ऊपर इम्पैक्ट डालेगा जीएसटी आने के बाद। अब इतना तो तुम्हें पता है कि जीएसटी जो आपका क्या है? आपका इनडायरेक्ट टैक्सेस है, तो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट आपका इनडायरेक्ट टैक्सेस पे पड़ेगा, डायरेक्ट पे तो कोई पड़ेगा नहीं, है ना। तो यहाँ पर बिफोर इम्प्लीमेंटेशन से पहले हमारे पास कितने तरह के इनडायरेक्ट टैक्सेस थे उनको डिस्कस करेंगे। देखो, डायरेक्ट टैक्सेस तो आपको नॉर्मल सी बात है, जो भी हमने ऊपर डिस्कस किया है उसी की है। बट इनडायरेक्ट टैक्सेस आपके काफ़ी तरह के हैं, जैसे कि एक्साइज ड्यूटी है, सेल्स टैक्स है, सर्विसेज टैक्स है, कस्टम ड्यूटी है, वैल्यू एडिड टैक्सेस है। उन सबको डिस्कस करेंगे। देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है, एक सेकेंड। अब यहाँ पर देखो, जो एक्साइज ड्यूटी है उसका मतलब क्या होता है? ये तब लगती है जब हम किसी गुड्स को क्या करते हैं? बनाते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं, ठीक है। और दूसरा, ये आपका कौन पे करता है? मैन्युफैक्चरर पे करता है। अब मैंने कहा कि ये तब लगता है जब आप क्या किसी गुड्स को क्या करते हैं? मैन्युफैक्चर करते हैं। और ये पे भी कौन करेगा? मैन्युफैक्चरर पे करेगा। तो यहाँ पे यही लिखा हुआ है, एक्साइज ड्यूटी ऑन द गुड्स कौन पे करता है? ऑन द मैन्युफैक्चरर ऑफ गुड्स। जो भी आप गुड्स को मैन्युफैक्चर करोगे उसके ऊपर लगेगा, ठीक है। सेल टैक्स क्या होता है? जब आप अपने सामान को इंटर स्टेट क्या करते हैं? सेल करते हैं। एक होता है इंट्रा होता है, एक होता है इंटर स्टेट। इंट्रा का मतलब होता है कि आप विद इन अ कंट्री, विद इन अ स्टेट की बात की जा रही है। मैं कहूँ अगर कि जैसे कि पंजाब है, ठीक है, पंजाब के अंदर ही आप क्या कर रहे हैं? आप अपने गुड्स को सेल कर रहे हैं,
ठीक है। अगर मैं कहूँ कि पंजाब से हरियाणा के अंदर आ गए हैं तो उसे हम कहेंगे इंटर स्टेट कहेंगे। उस टाइम ये क्या लगता है, सेल टैक्स लगता है। सर्विसेज टैक्स कब लगता है, सर्विसेज टैक्स तब लगता है जब हम किसी सर्विसेज को लेते हैं या फिर सर्विसेज को यूज करते हैं। कस्टम ड्यूटी तब लगती है जब हम किसी सामान को किसी दूसरी कंट्री से इंपोर्ट करते हैं या फिर दूसरी कंट्री में एक्सपोर्ट करते हैं, उस दौरान हम क्या लगाते हैं, कस्टम ड्यूटी लगाते हैं। वैल्यू एडिड क्या होता है, ये तब होता है जब हम क्या करते हैं, अपने ही स्टेट के अंदर सेल करते हैं। देखो दोनों सेल टैक्स और वैल्यू एडिड टैक्स सेम है, बट डिफरेंस क्या है यहाँ पर कि ये तो हम क्या करते हैं, वैट जिसे हम कहते हैं, वैट नाम से भी जानते हैं इसको हम, वैट, इसे हम तब अप्लाई करते हैं जब हम अपने ही स्टेट के अंदर, मैं कहूँगी पंजाब के अंदर ही मैंने सेल किया, पंजाब के अंदर बनाया, पंजाब के अंदर ही सेल कर दिया, तो उसी टाइम मेरे को क्या पे करना पड़ेगा, वैट पे करना पड़ेगा। ठीक है। इन केस मैं कहूँगी मैंने पंजाब में प्रोड्यूस किया और मैंने हरियाणा में क्या कर दिया, ट्रांसफर कर दिया, तो उसे हम क्या कहेंगे, सेल टैक्सेस कहेंगे। तो अब इनके थोड़ा सा फीचर देख लेते हैं। एक्साइज ड्यूटी हमारी मैन्युफैक्चर पे लगती है, ठीक है, और इसको डायरेक्टली कौन पे करता है, एक सेकेंड, लिवाई एट द प्रोडक्शन और द सेल स्टेजेस, ये प्रोडक्शन स्टेजेस पे या फिर मैं कहूँ कि सेल स्टेजेस के ऊपर अप्लाई होता है, और इसको पे कौन करता है, मैन्युफैक्चरर पे करता है। ओके। कैन बी इम्पोज्ड ऑन द कंज्यूमर थ्रू द हाई प्राइजेस, ये कहाँ पर अप्लाई हो सकता है, फाइनली देखो मैन्युफैक्चर, कोई सामान बनाया है आपने, तो सामान बनाने के बाद जो सामान खरीदेगा फाइनली, देखो मैं सबको बता देती हूँ, सबका जितने भी टैक्सेस हम इनडायरेक्ट पढ़ रहे हैं, इनको फाइनली पे कस्टमर को ही करना है। ठीक है, फाइनली पे किसको करना है, कस्टमर को। इसलिए क्या कहते हैं कि ये रिग्रेसिव नेचर का होता है कि सबसे ज्यादा अमाउंट को इसको कौन पे करता है, हमारा कस्टमर पे करता है। पर्पस क्या होता है कि आप कंट्रोल कर सके, इवन रिवेन्यू भी जनरेट कर सके। कुछ एक जैसे कि चीज़ों का रिवेन्यू जनरेट करने के लिए तो माहिर है, और कुछ एक ऐसी मतलब ऐसी चीज़ें हैं जो आपकी सेहत के लिए, इवन कहूँ मैं इन्वायरमेंट के लिए नुकसानदायक है, तो उनके ऊपर कंट्रोल करने के लिए भी एक्साइज ड्यूटी को बढ़ा दिया जाता है। अब मैं कहूँ कि उसको एक्साइज ड्यूटी पहले 5% थी, अब 15% कर दिया है, तो क्या लोग उस चीज़ को खरीदेंगे, नहीं खरीदेंगे, क्योंकि इसका रेट बिल्कुल आसमान छू जाएगा, है ना। सेल टैक्स क्या होता है, सेल टैक्स किसकी बात की जा रही है, बोर्ड रेंज ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज परचेज विद इन अ स्पेसिफिक रीजन की बात की जा रही है। आप अपने अदर स्टेट्स के अंदर सेल किए जा रहे हैं, और ये डिपेंड करता है अलग अलग स्टेट्स और अपने रीजन्स के हिसाब से। ठीक है। एडिड टू द परचेज प्राइस एट द पॉइंट ऑफ द सेल पेड बाय द कंज्यूमर। फाइनली किसको बोर्न किया जा रहा है, डायरेक्टली कंज्यूमर के ऊपर बोर्न किया जा रहा है। कलेक्ट कब किया जाएगा, जब भी हम किसी सामान को परचेज करेंगे या फिर किसी सामान को हम सेल करेंगे। नेक्स्ट क्या है, इसका मेन पर्पस क्या होता है, रिवेन्यू जनरेट करना होता है फॉर द स्टेट एंड द लोकल गवर्नमेंट। स्टेट और लोकल गवर्नमेंट के लिए इसका रिवेन्यू जनरेट करना होता है। कस्टम ड्यूटी किस लिए थी, आप कोई भी सामान एक्सपोर्ट कर रहे हैं, कोई भी सामान इंपोर्ट कर रहे हैं, उनकी बात की जा रही है। ठीक है। और लिवाई एट द बॉर्डर बाय देयर इज अ कस्टम अथॉरिटीज। ये देखो आपने एक सप्लाई चेन मैनेजमेंट के अंदर पढ़ा था, बॉन्डेड वेयर हाउसेस। मैंने कहा कि यहाँ से ये जहाज आ रहा है, समुद्री जहाज आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे पोर्ट पे रुका, ठीक है, पोर्ट पे रुकने के बाद सामान आ गया है, सामान है मिस्टर वाई का, और मिस्टर वाई रहता है पंजाब में, ठीक है, ये है मुंबई में, ठीक है, मुंबई में पोर्ट है। तो यहाँ से पंजाब से मुंबई में तक आने के लिए मैं कह रही हूँ कि उसको 1 दिन लगेगा। तो 1 दिन के लिए जो पोर्ट अथॉरिटी होती है, कस्टम अथॉरिटी होती है, जिसे हम कहेंगे, वो सामान यहाँ पे रखेगी, है ना, जिसे हम जिस स्थान पे रखते हैं उसे हम बॉन्डेड वेयर हाउस कहते हैं। और उस सामान को मिस्टर वाई को तभी देगी जब तक वो कस्टम ड्यूटी नहीं पे कर देता। जितनी वो कस्टम ड्यूटी पे कर देगा उतना उसको सामान मिल जाएगा। तो कस्टम ड्यूटी को कलेक्ट करने का अधिकार वहाँ की कस्टम अथॉरिटीज को होता है। ओके। इंसिडेंस की बात की जाए तो किसको पे करना पड़ता है, द शेयर बिटवीन द इम्पोर्टेंट एंड एक्सपोर्टर एंड द कंज्यूमर डिपेंडिंग अपॉन द मार्केट कंडीशन। ये टोटली मार्केट कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है। वैसे मोस्ट ऑफ क्या होता है, जो इंपोर्ट कर रहा है सामान, जो एक्सपोर्ट कर रहा है सामान, और फाइनली कस्टमर को बियर करना पड़ता है। मेन पर्पस क्या होता है, अब देखो दूसरी कंट्री से सामान मंगा रहे हैं, दूसरी कंट्री को सामान भेज रहे हैं, तो ट्रेड का बढ़ावा दे रहा है, बट हाँ
साथ साथ अगर मैं कहूँ कि आपने कस्टम ड्यूटी इंक्रीज कर दी है तो आप दूसरी कंट्री से इंपोर्ट करना थोड़ा सा कम कर देंगे, है ना। उस टाइम क्या करोगे, एक्सपोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा करना शुरू करोगे, जिससे कि आपको फायदा होगा। तो यहाँ पर मेन पर्पज़ क्या होता है कि रिवेन्यू तो जनरेट होता ही होता है, बट रेगुलेट करते हो आप ट्रेड के फ्लो को, कि कम करना है ज़्यादा करना है, टोटली डिपेंड करता है आपकी परसेंटेज के ऊपर। ओके, वैल्यू एडेड टैक्सेस की बात की जाए, जिसे हम वेट कहते हैं, ये मैंने अभी आपको बताया। ये आपको कब लगता है, जब आप क्या करते हो, विद इन अ स्टेट की बात की जा रही है, ठीक है। ये भी प्रोडक्शन के टाइम की बात की जाती है, डिस्ट्रीब्यूटर इसको गुड्स को पे करता है, ठीक है। और इसका जो टैक्स का बर्डन है वो टैक्स पेयर ही रिसीव करता है, गवर्नमेंट के लिए रिवेन्यू जनरेट करना होता है, ठीक है। ये सभी सेम बातें थी जो कि हमने सेल टैक्स के अंदर पर, बट डिफरेंस ये था कि सेल टैक्स आपका इंटर स्टेट की बात की जा रही है, ये आपकी इंट्रा स्टेट की बात की जा रही है। नेक्स्ट आ जाता है सर्विस टैक्स। सर्विस ले रहे हैं आप कोई भी, ठीक है, आप बसेस की सर्विस ले रहे हैं, आप रेलवे की सर्विस ले रहे हैं, आप टेलीकॉम की ले रहे हैं, कंसल्टेशन की ले रहे हैं, किसी भी तरह की सर्विस ले रहे हो, उस टाइम आपको जो टैक्स पे करना पड़ता है वो क्या होता है, आपका सर्विस टैक्स होता है। ये तब लगता है एट द टाइम ऑफ सर्विस डिलीवरी, सर्विस को डिलीवर करते समय, एडिड टू द सर्विस फीस के अंदर। जैसे कि आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने क्या कर दिया, सर्विस टैक्स लगा दिया, और इसको किसको कौन पे करेगा, कस्टमर पे करेगा, कंज्यूमर पे करेगा, बोर्न बाय द कंज्यूमर। इसका मेन पर्पस क्या होता है, गवर्नमेंट रिवेन्यू जनरेट करना चाहती है, और टैक्स क्या है, एक तरह से कहीं ना कहीं हर फील्ड से अलग अलग तरह से आपके पास पहुंच रहा है। अब यहाँ पर देखो इतने सारे टैक्स हैं, इतने सारे टैक्स हैं। ये कब की बात है, जीएसटी इंप्लीमेंट होने से पहले की बात है, 2000 जुलाई 2017 से पहले की बात है ना। बट समरी में क्या है, समरी में इसके टू द पॉइंट लिखे हुए हैं। जो एक्साइज ड्यूटी और सेल टैक्स होते हैं वो आपके गुड्स के ऊपर लगते हैं और आपकी कंट्री के अंदर ही लगते हैं, विद इन अ कंट्री की बात की जा रही है, ठीक है। अगर बात की जाए कस्टम ड्यूटी की, तो ये ट्रेड की बात की जाती है, जो कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट के ऊपर लगती है, ठीक है। दूसरा बात की जाए वेट की, तो ये आपकी बात की जाती है अक्रॉस द इंडस्ट्रीज की बात की जाती है, ठीक है। सर्विस टैक्स किसके ऊपर की बात की जाती है, जो आप स्पेशली सर्विस सर्व करते हैं, जैसे वो किसी भी चीज़ की हो जाए, डॉक्टर की हो जाए, हॉस्पिटल की हो जाए, ठीक है, किसी भी तरह की हो, वहाँ पे ये अप्लाई होता है, ठीक है। ये बात हो गई है आपके बिफोर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द जीएसटी, जीएसटी के इम्प्लीमेंट होने से पहले की बात, क्योंकि आपके दो ही स्ट्रक्चर बताए मैंने, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट के ये काफ़ी सारे पार्ट्स दिए हुए हैं, डिफरेंट टाइप्स दिए हुए, जो कि हमने अभी डिस्कस किए। अब बात करते हैं आफ्टर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द जीएसटी। अब जैसे ही जीएसटी को हमने इम्प्लीमेंट किया, जीएसटी क्या है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। देखो, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। अब देखो डायरेक्ट टैक्स में हमने किसके बारे में बात किया था, वे सारी इनकम, वेल्थ, एसेट्स, प्रॉपर्टी टैक्स, इनके बारे में बात कर रहे थे। क्या उसके अंदर गुड्स और सर्विसेज की बात थी? नहीं ना। मैंने एक लाइन स्पेशली लिखी थी कि इनडायरेक्ट टैक्सेस किसके ऊपर लगता है, गुड्स और सर्विसेज के ऊपर लगता है। तो पहला कारण ये है कि जो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स है, जीएसटी है, इसको हम इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं। आ गया समझ में ये पॉइंट? चलो जी, दूसरा पॉइंट क्या है कि इसके गुड्स के ऊपर देखो, मैंने अभी बात बताई आपको, एक्साइज ड्यूटी एंड सेल्स टैक्स, वेट लगता है, ठीक है। अगर बाहर से आप इंपोर्ट करते हो आप अलग टैक्स दे रहे हो, अगर आप सर्विसेज ले रहे हो तो उसके ऊपर अलग टैक्सेस हैं। बट गुड्स एंड सर्विस टैक्स ने क्या कर दिया, इन सारे को मिलाकर, दैट इज मैं कहूँ ना कॉम्बो पैकेज है ये, है ना, कॉम्बो ऑफर है ये इस तरीके का है। तो यहाँ पे क्या किया इन्होंने, सभी जितने भी टैक्सेस अभी अपने पड़े उन सबको हटा के आपने क्या कर दिया, जीएसटी को इम्प्लीमेंट कर दिया, जीएसटी को क्या कर दिया, अप्लाई कर दिया, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जितने भी आपके इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं उनके ऊपर इफेक्ट पड़ेगा एज कंपेयर टू देयर इज अ डायरेक्ट टैक्सेस के ऊपर। क्लियर? देखो डायरेक्ट टैक्सेस क्या है, डायरेक्ट टैक्सेस आर नॉट सिग्निफिकेंटली इफेक्ट बाय दैट इज इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द जीएसटी। जीएसटी के अप्लाई करने के पर डायरेक्ट टैक्सेस के ऊपर किसी भी तरह का इफेक्ट नहीं पड़ा। तो किसके ऊपर इफेक्ट पड़ा है, आपका इनडायरेक्ट टैक्सेस के ऊपर। देखो स्ट्रक्चर से समझने की कोशिश करना, क्योंकि मैंने बहुत सारी ऐसी पिक्चर्स ऐसे ऐड की हुई है जिससे आपको पूरी तरह से समझ में आ जाए। देखो डायरेक्ट टैक्सेस है, उसके ऊपर किसी भी तरह का इफेक्ट नहीं डल रहा, बट अगर बात की जाए इनडायरेक्ट टैक्सेस की, वहां पर हर तरह का इफेक्ट डल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे चेंजेस क्या क्या आए, चेंज क्या क्या हुए, एक तो जीएसटी आया और कुछ एक बेसिस कस्टम ड्यूटीज है,
जो कि कस्टम ड्यूटीज में अभी आगे एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है। बट अभी फिलहाल हम अभी जीएसटी के बारे में डिस्कस करते हैं। ये 2 पॉइंट्स में ये सारा का सारा इनडायरेक्ट टैक्सेस रह गया। जीएसटी के आगे 4 टाइप्स है जीएसटी ही, बट 4 टाइप्स है कि कौन से स्टेट में, कौन से यूनियन टेरिटरीज के अंदर ये लगने वाले हैं, उनकी बात की जा रही है। देखो, एक तो होता है सीजीएसटी, जिसका नाम क्या है, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। दूसरा होता है एसजीएसटी, जिसका नाम है स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। एक है हमारे पास आईजीएसटी, जिसका नाम है इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। एक है हमारे पास यूटीजीएसटी, जिसका नाम है यूनियन टेरिटरीज गुड्स एंड सर्विस टैक्स। देखो, इन सबको समझने के लिए कौन कहाँ अप्लाई होता है उनको देखते हैं। मैंने अभी आपको 3 स्टेजेस की बात की थी, याद हो तो प्लीज रिकॉल कीजिए इसको। देखो, एक बात की थी कि आप पंजाब के अंदर बैठे हैं, आप पंजाब के अंदर ही सामान को सप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। आप पंजाब के अंदर बैठे हैं, आप हरियाणा के अंदर क्या कर रहे हैं, सामान को सप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। आप पंजाब के अंदर बैठे हैं, आप चंडीगढ़ के अंदर क्या कर रहे हैं, सामान को सप्लाई कर रहे हैं। तीनों सिचुएशन अलग अलग है। ये तो क्या हो गया हमारे पास विद इन स्टेट हो गया, ये क्या हो गया हमारे पास आउट ऑफ स्टेट हो गया, ये क्या हो गया हमारे पास यूनियन टेरिटरीज के अंदर आप क्या कर रहे हो, आप सामान को सप्लाई कर रहे हो, है ना। तो यहां पर आपके 3 से 4 तरह के टैक्स लगेंगे, है जीएसटी के पार्ट। तो यहां पर एक को हम क्या कहेंगे, इंट्रा स्टेट कहेंगे। इंट्रा स्टेट का मतलब क्या होता है, जब हम क्या करते हैं विद इन सामान को सप्लाई करते हैं, ठीक है। एक को हम क्या कहते हैं इंटर स्टेट, इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन्स। ये बातें बच्चे बिल्कुल ध्यान रखना, क्योंकि आपकी नॉलेज के लिए होती है, ठीक है। अब यहां पर देखो, जब हम हमारे ही स्टेट के अंदर, मैं कह रही हूं कि मैंने पंजाब के अंदर ही अपने सामान को, मैंने लुधियाना से दूरी के अंदर मैंने सामान भेज दिया, तो ये क्या है, इंट्रा स्टेट है। मैंने विद इन अ कंट्रीज, विद इन अ स्टेट की बात की जा रही है। तो उस टाइम पे कर रहे हैं, पंजाब से पंजाब ही किया जा रहा है, तो आप क्या करेंगे CGST साथ में SGST, इन दोनों को कंबाइन करके आपको आपकी ट्रांजेक्शन्स के ऊपर पे करना होगा। जैसे कि आप कोई भी शोरूम के अंदर जाते हैं, तो वहाँ पर आपको देखने को मिलता है टोटल टैक्स आपको मिलता है हमेशा 18%, 18-14 जैसे भी मिलता है 18%। इसमें से 9% इनका होता है, 9% आपका स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स के नाम पे होता है, जो कि स्टेट गवर्नमेंट रिसीव करती है और एक हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट रिसीव करती है। अब देखो, पहले की तरह इनडायरेक्ट टैक्सेस हमने इतने बड़े, हर चीज़ को अलग अलग डिपार्टमेंट ले रहा था, है ना। अब जो कस्टमर से फाइनली एक ही टैक्स लिया जा रहा है, जिसको हम क्या नाम दिया जा रहा है, GST किया जा रहा है, 1 टैक्स 1 नेशन की बात की जा रही है, जिसका ना ये हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं, उन्होंने एक डेफिनेशन भी दी थी गुड्स एंड सर्विस टैक्स की, जिसका नाम मैं अभी एक सेकेंड, GST की। गुड्स का तो गुड्स ही रखा था एंड सिंपल टैक्स भी कहा था। क्यों? क्योंकि जितने भी आपको, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट के टैक्स है, चाहे स्टेट गवर्नमेंट के टैक्स है, आपको केवल एक ही टैक्स देना पड़ेगा, जो कि नॉर्मल सी बात है 18% है। अब ये डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है 9% CGST में, 9% SGST में जाएगा, तो अलग अलग गवर्नमेंट के पास, बट आपको तो साथ में एक ही में देना है ना। तो यहाँ पे यही बात की गई है कि गवर्नमेंट आगे डिस्ट्रीब्यूट करती है अपने रिवेन्यू को, जो कि आप पहले उस आपकी रिसिप्ट के अंदर देख सकते हो। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन जब आप करते हैं, CGST एंड SGST अप्लाई टुगेदर, एक साथ लगते हैं ऑन द इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन के ऊपर, इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन के ऊपर। दिस मीन्स इफ यू आर बाइंग एंड सेलिंग द गुड्स और द सर्विसेज, गुड्स और सर्विसेज दोनों की बात की जा रही है, और चाहे खरीद रहे हो चाहे बेच रहे हो, उनकी भी बात की जा रही है विद इन द सेम स्टेट। पंजाब के अंदर पंजाब में बेच रहे हैं, पंजाब के अंदर पंजाब में खरीद रहे हैं, तो बोथ द CGST एंड द SGST विल बी लिवाई ऑन द ट्रांजेक्शन, दोनों के दोनों अप्लाई होंगे। इन ऑल दिस केस द बिल और द इनवॉइस विल शो द बोथ द CGST एंड SGST कंपोनेंट ऑफ द टोटल टैक्स अमाउंट। हमेशा आपको टोटल भी दिया मिलेगा, आपको CGST SGST करके भी देखने को मिलेगा।
तो गवर्नमेंट देन डिस्ट्रीब्यूट द रेवेन्यू कलेक्टेड फ्रॉम द CGST SGST बिटवीन द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट अकॉर्डिंग टू देयर इज ए प्री डिटरमाइंड फॉर्मूला। अब 9% आपके स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, 9% आपका स्टेट गवर्नमेंट के पास, दोनों के पास अपने पहले से निर्धारित परसेंटेज के हिसाब से उनके पास वहाँ पे ये चले जाएंगे। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्या आ जाता है, इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन। इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन का मतलब होता है जब आप अपने स्टेट को चेंज कर देते हो। पंजाब में मैन्युफैक्चर किया बट ट्रांसफर आप कहाँ कर रहे हो, हरियाणा के अंदर कर रहे हो। तो उस दौरान जब आप आउट ऑफ ट्रांजेक्शन्स करते हैं, आउट ऑफ स्टेट ट्रांजेक्शन करते हैं, वहाँ पर IGST लगता है, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स वहाँ पर अप्लाई किए जाते हैं। इसका मतलब है मीन्स एनी टाइम यू बाय और द सेल द गुड्स और सर्विसेज अक्रॉस द स्टेट लाइन, जब आप स्टेट लाइन को क्रॉस कर देते हो तब आपके ऊपर IGST लगता है। ठीक है, ना कि आपके पास CGST SGST लगेगा। समझ में आ गया ये पॉइंट बिल्कुल अच्छे से। चलिए जी, UTGST का मतलब क्या है, जब आप मैन्युफैक्चर करते हैं अपने स्टेट के अंदर बट उसे ट्रांसफ़र करते हैं हमारी यूनियन टेरिटरीज के अंदर। देखो आपके अपने भारत के अंदर 9 यूनियन टेरिटरीज है, बट जो GST का कंसेप्ट है केवल 6 यूनियन टेरिटरीज के अंदर अप्लाई होता है। बाकी जो 3 है जैसे कि दिल्ली है, पांडुचेरी है, जम्मू कश्मीर है, उनके खुद के रूल्स बनाए हुए हैं GST के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है 6 टेरिटरीज कंप्राइजेज द UTGST। ये ही जो कहाँ गया मेरा कर्सर, चलो जी, 9 आइडेंटिफाई किया गया है यूनियन टेरिटरीज बट 6 ही अप्लाई किए जाते हैं। सबसे पहले क्या है, लक्षद्वीप है, ठीक है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है, ठीक है, दादरा एंड नगर हवेली है, दमन एंड दीव है, चंडीगढ़ है एंड लद्दाख है। इन केस ऑफ द न्यू दिल्ली एंड द पांडुचेरी थ्रो द दे आर द यूनियन टेरिटरीज, दे हैव द लेजिस्लेचर्स ऑफ देयर इज ओवन, उनके खुद के रूल रेगुलेशंस हैं। ठीक है, सच एज दिस स्टेट द SGST इज एप्लीकेबल, वो अपने स्टेट के GST को अप्लाई करते हैं। ठीक है, नॉट द UTGST, वो UTGST को अप्लाई नहीं करती है। मोर एवर इन केस ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर की बात की जाए तो जम्मू एंड कश्मीर का GST सेक्शंस उन्होंने खुद अप्लाई किया हो गया है, उनके खुद के लीगली लेजिस्लेचर्स। ओके, अब यहाँ पर वो बातें डिस्कस करेंगे, बिल्कुल छोटी छोटी टर्म्स रह गई, देन हमारा चैप्टर हो जाएगा फिनिश, जो कि हमें डिस्कस करना था। अब देखो GST आने के बाद आपकी 3 से 4 टर्म और आ गई है, CGST, SGST, UTGST, एक हमारे पास IGST। ये है, ये दोनों कब अप्लाई होते हैं, जब हम क्या करते हैं विद इन अ स्टेट ही जब हम ट्रांजेक्शन करते हैं। IGST कब लगता है, जब हम क्या करते हैं एक से दूसरी स्टेट के अंदर जाते हैं। UTGST तब लगता है जब हम किसी यूनियन टेरिटरीज के अंदर लगते हैं। अब सारा का सारा अब हमने कितने डिस्कस किए थे, हमने एक्साइज ड्यूटी किया था, हमने कस्टम ड्यूटी किया था, हमने सेल्स किया था, हमने सर्विसेज किया था, राइट, हमने वेट किया था, हमने इंपोर्ट भी पढ़ा है, हमने एक्सपोर्ट भी पढ़ा है। ये काफ़ी सारे टैक्सेस पढ़े, इनको किन किन को किसके किसके अंदर मर्ज किया है, सम अप कर दिया है, उनको अब हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, उस समड अमाउंट क्या कौन कौन सी है। सबसे पहले जो भी हमारी क्या थी, सेंट्रल एक्सरसाइज ड्यूटी है, उनको किसके अंदर इंक्लूड कर दिया है, CGST के अंदर इंक्लूड कर दिया। ध्यान रखना, एग्जिस्टिंग टैक्स जितने भी अपने एग्जिस्टिंग टैक्स थे उनको समड कर दिया है इनटू देयर इज अ CGST। वो कौन कौन से, एडिशनल एक्सरसाइज ड्यूटी कौन कौन सी है, जैसे कि मेडिकल है, टॉयलेट प्रॉपर्टीज़ है, इनके अंदर अगर बात की जाए और जितने भी एडिशनल पॉइंट्स हैं उनको यहाँ पर इंक्लूड कर दिया गया। सर्विसेज टैक्स जो है आपका वो भी यहाँ पे CGST के अंदर इंक्लूड कर दिया है। दूसरा, सेंट्रल जो सेस लगता था, सरचार्ज लगता था, किसके ऊपर, सप्लाई ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर। अब देखो हमने इनकम टैक्स में भी पढ़ा है, सेस एंड सरचार्ज लगता है, राइट, 4% लगता है, जो कि टैक्स ऑन टैक्स की बात की जाती है उसके अंदर, है ना। वहाँ पर तो डायरेक्ट टैक्स हो गया। मैं यहाँ पे बात की जा रही है केवल उन्हीं से रिलेटेड की बात की जाएगी जो कि सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज की है, उनका जो सेस एंड सरचार्ज है वो सारा का सारा टॉपिक आपका CGST में इंक्लूड कर दिया है। ओके, अगर बात की जाए SGST के अंदर, SGST के अंदर क्या क्या है, स्टेट का जो वेट है, देखो स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, राइट, तो यहाँ पे स्टेट के जितने भी वेट है, सेंट्रल सेल टैक्सेस हो गया, लग्जरी टैक्स जो भी लग्जरी आइटम्स के ऊपर लगता था, आप एंटरटेनमेंट के लिए जो भी
सर्विसेज लेते थे उनके ऊपर जो टैक्स था वो भी आपका SGST के अंदर इंक्लूड हो गया। आप परचेज करते थे तब आपके ऊपर टैक्स लगता था, वो भी आपका इंक्लूड हो गया है। स्टेट सेस एंड द सरचार्ज रिलेटेड टू देयर इज अ सप्लाई ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज को ही इसके अंदर इंक्लूड किया गया है। या फिर मैं कहूँ कि आपने लॉटरी के ऊपर पैसा लगाया है, बैटिंग के ऊपर लगाया, गैम्बलिंग के ऊपर किया है, उनका जो टैक्स अलग लगता था तो वो भी स्टेट SGST के अंदर ही इंक्लूड कर दिया है। तो उम्मीद करते हैं जो समर अमाउंट का था पॉइंट था ये आपको थोड़ा सा याद करने के हैं, बट हाँ ईजिली है, आपको आसानी से आराम से याद हो जाएंगे। अब बात करते हैं कि कौन कौन से ऐसे पॉइंट है जो कि आपको ध्यान रखने होंगे कि कौन कौन से आइटम ही इसके अंदर इंक्लूड हो सकती है। अब आपको मैंने एक बात बताया कि जितने भी आइटम्स है GST के अंदर जो इंक्लूड हो रही है, जितने भी टैक्सेस है जो GST के अंदर इंक्लूड हो रहे हैं वो कैसे हैं, इन डायरेक्ट है। क्या हमने कोई डायरेक्ट इंक्लूड किया? नहीं ना। ये जितने भी अभी मैंने आपको दिखाया, देखो ये अभी मैंने आपको पढ़ाया, ये क्या है, सारे के सारे इनडायरेक्टेड है। तो सबसे पहला जो प्रिंसिपल है वो क्या हो रहा है कि वो सारे टैक्सेस इंक्लूड होंगे जो कि नेचर क्या है इनका, इन डायरेक्ट टैक्सेस का नेचर है। क्लियर है। दूसरा कि यहां पर सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज की बात की जा रही है, किसी और चीज की बात नहीं की जा रही, राइट। क्लियर है। सप्लाई ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज की बात की जा रही है। दूसरा पार्ट ऑफ द ट्रांजैक्शन चेन की बात की जा रही है, मीन्स कि उन सभी टैक्सेस को इंक्लूड करेंगे जो कि पार्ट ऑफ ट्रांजैक्शन चेन के। पार्ट ऑफ ट्रांजैक्शन चेन का मतलब क्या है, जस्ट अ मिनट। देखो यहां पे क्या था, मैन्युफैक्चरर है, इससे पहले हमारे पास सप्लायर आएगा जो कि सामान को, रॉ मटेरियल को सप्लाई करेगा, ठीक है। देन हमारे पास क्या है, होलसेलर है, देन हमारे पास रिटेलर है, देन हमारे पास क्या है, फाइनली कस्टमर है। ये क्या बना रखी है, ये चेन है। इस चेन के थ्रू जो भी हमारा टैक्स पे किया जाएगा उसका पार्ट होना चाहिए, वही चीज क्या होने वाली है, इसके अंदर इंक्लूड होने वाली है। रिजल्ट इन अ फ्री फ्लो ऑफ द टैक्स क्रेडिट। टैक्स क्रेडिट को फ्री फ्लो किया जाएगा। यहाँ पे ना दो बातें आएंगी, एक आउटपुट टैक्स क्रेडिट होता है, टैक्स क्रेडिट होता है, एक हमारे पास इनपुट टैक्स क्रेडिट होता है। देखो आउटपुट का मतलब होता है जब आप कोई भी सामान क्या कर रहे हो, बेच रहे हो, सेल कर रहे हो, अपनी फर्म से बाहर निकाल रहे हो, आउटपुट टैक्स होते हैं, ठीक है, तब पे करना पड़ता है। और उस सामान को बनाने के लिए हमें रॉ मटेरियल भी तो की रिक्वायरमेंट होगी, और उस रॉ मटेरियल को हम खरीदेंगे तो हमारे पास क्या हुआ, वो इनपुट हुआ। इनपुट को खरीदते वक्त भी हम क्या करते हैं, टैक्स देते हैं। ये हम आगे डिस्कस करेंगे, फिर भी मैं आपको बता रही हूँ इनपुट टैक्स और आउटपुट टैक्स क्रेडिट की भी फैसिलिटी हमारी GST के अंदर दी गई है कि आप डबल टैक्सेशन ना दें, है ना। तो उम्मीद करते हैं ये जो पूरा का पूरा कंसेप्ट है, टैक्स क्या होता है, CGST, SGST, GST क्या है, कहाँ अप्लाई होता है, ये वाला जो पॉइंट मैंने आपको समझाया है यहाँ पर, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो जिन भी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर MCQ क्वेश्चंस आते हैं वहाँ पे ये पूछा जा सकता है कि इंट्रास्टेट, इंटरस्टेट और आपका यूनियन टेरिटरीज में कौन कौन से टैक्सेस लगते हैं, ठीक है। ओके जी, हमारा ये सारे के सारे पॉइंट्स हो चुके हैं, प्रिंसिपल तक हमारा कंप्लीट हो गया है। कल हम पढ़ेंगे GST के ओवरव्यू के बारे में, कंप्लीट चैप्टर पूरी वीडियोस के अंदर आपको मिलेंगे। अगर आप ये नोट्स लेना चाहते हैं इवन आप एक्सेस कर सकते हैं, आपको ₹9 पे करने पड़ेंगे। अगर आप लेना चाहते हैं ₹9 पे करने के बाद तो आपको डिस्क्रिप्शन में इंफॉर्मेशन दी हुई है, व्हाट्सएप नंबर, ईमेल ID दी हुई है। हमारी टीम आपको जल्दी कॉन्टैक्ट करेगी, आप उनको बता सकते हैं कि हमें ये इस चैप्टर के इस सब्जेक्ट के नोट्स चाहिए, देन वो आपको इजीली कॉन्टैक्ट कर लेंगे। ओके।